स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारी ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू बेस्ड संभावित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, उसी में आज हमारा ये थर्ड सेट रहने वाला है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। एंथूरियम महोत्सव डैश में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो अगर हम एंथूरियम महोत्सव की बात करें तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो एंथूरियम महोत्सव जो है ये आपका मिज़ोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मिज़ोरम के आपको कुछ त्यौहार याद रखने हैं, जितने एक तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, जितने भी जिनमें लास्ट में आपको कूट दिखाई दे जाए वो आपके मिज़ोरम से ही संबंधित होते हैं। इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि आपका होता है एक तो चापचार कूट हो गया, एक है आपका चापचार कूट, दूसरा है आपका पावल कूट। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका पावल कूट है। अच्छा, और मिज़ोरम से जो है वो आपके लोक नृत्य अवश्य पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो लोक नृत्य में अगर हम बात करें, एक तो आपका चेराव लोक नृत्य है। कौन सा? चेराव लोक नृत्य है, जिसको हम बांस लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और जो अगला लोक नृत्य आता है वो है आपका खुल्लम। खुल्लम के बाद आता है एक आपका जो है जो सराई मकाई है, सरला मकाई, जो सरला मकाई लोक नृत्य है, ये भी आपका किससे? मिज़ोरम से संबंधित है, सरला मकाई। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको असम दिख रहा होगा। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो है आपका बिहू और अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है? तो अम्बुबाची मेला जो है ये आपका कामाख्या देवी मंदिर में लगाया जाता है। लेकिन असम का जो बिहू त्यौहार है ये आपका 3 तरीके का बिहू मनाया जाता है। एक तो आपका बोहाग बिहू होता है। कौन सा? बोहाग बिहू। दूसरा है आपका माघ बिहू और तीसरा है काटी बिहू। इनके जो मंथ हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसको बोहाग बिहू जो है ये हम कब मनाते हैं? तो जो अप्रैल होता है इस महीने में हम इसको मनाते हैं, अप्रैल में, और इसको हम नव वर्ष त्यौहार के रूप में भी जानते हैं। माघ बिहू आपका जो है ये जनवरी में मनाया जाता है और कटी बिहू जो है ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। बोहाग बिहू को हम रंगोली के नाम से भी जानते हैं। तो असम का मैंने आपको एक अम्बुबाची मेला बता दिया, और मैदम मैफी ये भी आपका असम से ही संबंधित है। कौन सा? मैदम मैफी, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये भी आपका असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? तो संघीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो भारत में जो संघीय न्यायालय है इसने अपना कार्य करना किस वर्ष शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1937। 1937 में इसने कार्यरत अपना शुरू किया। लेकिन ये बना किससे था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। कौन सा अधिनियम था आपका? भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उसी के तहत इस न्यायालय को, जो संघीय न्यायालय है, इसको बनाया गया था। और यह न्यायालय जो है 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1937 से अस्तित्व में आया था। और इसको समाप्त कब कर दिया गया था? तो समाप्त सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के साथ ही इसको समाप्त कर दिया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी ना 28 जनवरी, कब? 28 जनवरी, मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ जो संघीय न्यायालय था इसको समाप्त कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने? तो हीरा लाल जे कानिया, यानी कि H.J. कानिया जो थे, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बनते हैं 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। आपको पता ही होगा मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये ज्ञानेश कुमार हैं, इनके साथ सुखविंदर सिंह हैं। और अगर हम इसमें चुनाव आयोग की बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये आपके कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। और इनसे पहले जो थे 25वें नंबर के, वो कौन थे? तो राजीव कुमार जी थे, जो वो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे। और ज्ञानेश कुमार जी जो बने हैं ये आपके 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, चुनाव आयोग, यहाँ पे आयुक्त की बात नहीं हो रही है,
चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग ये कौन कौन से इलेक्शन कराता है, तो लोकसभा का इलेक्शन चुनाव आयोग कराता है, राज्यसभा का इलेक्शन कराता है, वहीं विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस जो है वो आपका चुनाव आयोग कराता है। जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयुक्त कंडक्ट कराता है, ये आपको याद रखना है। नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो ऐसा आपका पूछा जाता है कि नगर पालिका के चुनाव निम्न में से कौन सी संस्था कराती है, तो वहाँ पे आपका चुनाव आयोग भी ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन वो चुनाव आयोग के द्वारा नगर पालिका के चुनाव नहीं कराए जाते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। यानी कि जितने भी ये इलेक्शन मैंने लिखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ विधान परिषद और विधानसभाओं के चुनाव ही है जो मुख्य चुनाव आयोग कराता है आपके। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले बता दें ये जो PDF होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित, यानी कि इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है ये आपका किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो उसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बुद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जो गौतम बुद्ध थे इनके द्वारा बुद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई, और ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई इनको, तो ज्ञान प्राप्ति जो 35 वर्ष में हुई थी ये बोध गया में हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन, और पीपल के पेड़ के नीचे ये इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की वो 483 BC में हुई थी, और इनकी मृत्यु को ही हम महानिर्वाण के नाम से जानते हैं जो कि कुशीनगर में हुई थी। अब आते हैं हम ये धर्म ग्रंथ के जो पवित्र ग्रंथ थे, इसमें आपका एक तो त्रिपिटक आता है, इनको हम सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं। एक आपका है विनय पिटक, दूसरा है आपका सूत्र पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की हम बात करें तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हीं तीनों को मिला के हम जो है त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। विनय पिटक में क्या दिया गया है, तो जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। सूत्र पिटक में क्या है, बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षाओं का जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है ये आपका अभिधम्म पिटक में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके की ई-बुक के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप लोग इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने 50+ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन से इसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे प्रस्तावना में। वो कौन से शब्द थे, एक तो वो आपका था समाजवाद था, दूसरा शब्द था आपका धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था ये था आपका अखंडता। तो मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ प्रस्तावना में ये आपके 3 शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था वो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उसी समय ये इमरजेंसी में जो आपका आपातकालीन लगाया गया था उसी समय इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो घर है ये कौन सा राज्य है, तो राजस्थान जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर माना जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का जो पशु है जो राजकीय पक्षी है राजस्थान का वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। अगर हम बिहार के राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया जो है वो बिहार का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश के अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष
जो रेलवे बजट और केंद्रीय बजट है ये आपका मिला दिया गया था और अलग अलग प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो जो भारतीय बजट था ये किस वर्ष से आम बजट जो होता है उसके साथ प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 2016-17 में, यानी कि 21 सितंबर 2016 को 21 सितंबर 2016 को इसको मंजूरी मिल गई थी। और इसके बाद जो 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन जो है 17-18 ही होगा। 1 फरवरी 2017 को जो है केंद्रीय बजट और रेलवे बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? तो अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा ये 2017-18 का रेलवे और केंद्रीय बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया था। और इससे पहले जो है वो रेलवे बजट अलग किस वर्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है? तो वर्ष 1924 से जो है वो रेलवे बजट जो है वो अलग प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय बजट से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 सितंबर 1949 को अपनाया गया और 24 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? तो ये कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PCRA जो है ये संगठन है। एयर इंडिया की यात्रा डैश के वर्ष में शुरू होती है जब प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा ने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो 1932 में जो है एयर इंडिया को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है JRD टाटा के द्वारा। अगला आता है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो है ये राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों ने परम प्रवेग नाम से देश का पहला शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। सुपर कंप्यूटर फरवरी 2022 तक एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा भी है। तो ये किस शैक्षणिक संस्थान में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस की गणना माल के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा विभाजित वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है? तो जो मांग की लोच होती है, यानी कि जो डिमांड में इन्फ्लेशन होता है, यानी कि कम ज़्यादा होता है, उसी की ये गणना की जाती है। अगला आता है, नेपाल से भारत में कौन सी नदी बहती है? तो नेपाल से भारत में जो कौन सी नदी आती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्णाली नदी है, वो नेपाल से भारत में आती है। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1967 में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? तो ये मैंने आपको जो था बताया भी था पहले प्रैक्टिस सेट में। और ये किस भाषा को जोड़ा गया था? तो इसका राइट का आंसर होगा सिंधी को 1967 में हमने जोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इतिहास। संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 23 से डैश लागू किया जा रहा है। तो ये कब से लागू किया जा रहा है? और ये संशोधित कार्यक्रम है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका 21 में और 22 में जो आपका NTPC का पेपर हुआ था वो रिपीटेड प्रश्न है और ये देखने को मिला था। और ये आपका RPF में भी ये पूछा गया था अभी लेटेस्ट 2024 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो मंत्रालय आपको याद रखना है बस, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है इसका। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा दी गई थी और मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वरोजबिलिटी ही है ये, बीटा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो IIT हैदराबाद होगा। इंडियन प्रीमियम लीग IPL में सर्वाधिक रन जो 8,661 का रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम है? तो विराट कोहली के नाम है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हैं 267 मैचों में, जहाँ पे इनके 8 शतक हैं और 63 जो हैं वो हाफ सेंचुरी है। तो ये आपको याद रखना है।
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये किसके सिद्धांत पे? तो संवेग संरक्षण जो होता है उसी के सिद्धांत पे ये रॉकेट आपका कार्य करता है। कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो ये क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरुत्वाकर्षण होगा। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तक क्या होता है? जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। अगला आता है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है ये किसको कहा जाता है? तो सूर्य को जो है, सॉरी बृहस्पति को जो है ये आपका सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे मैंने आपका गलत आंसर ये बता दिया। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है ये सूर्य को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य ही इसका राइट आंसर होगा, बृहस्पति इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य को ही हम सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। अगला प्रश्न आता है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र के अगर हम पीएच मान की बात करें तो ये आपका जो है 6 होता है मूत्र का पीएच मान। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 2010 में घोषित किया गया था, 2004 में, 2005 में और 2014 में किस वर्ष घोषित किया गया था? और बाकी आपको शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जितना भी पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कल के प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो ये हमने पूछा था आपका नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दशा व गति की, वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता की मात्रा। तो ये सभी तीनों चीज़ें हम नेफोमीटर से माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग ई बुक खरीदना चाहें तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ में हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डी के स्पेशल 10 मॉक अभी प्रोवाइड करा रखे हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का वैसे ही हम आपको 20 मॉक टेस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी तक आप लोग, और साथ में हमने 150 प्लस सब्जेक्ट वाइज क्विज टेस्ट जो जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्विज हैं वो भी प्रोवाइड करा रखे हैं। और 30 सेक्शनल टेस्ट जीके जीएस के आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और मंथली करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको मिलता है रेगुलर बेसिस पर। तो ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पे सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।